हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापत आपके लिए लेके आ गया हूँ नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन का वीडियो नंबर 42। ये क्वेश्चन सभी अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूर्व में हुई नर्सिंग एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुके हैं। तो एंड तक इस वीडियो मेरे साथ बने रहिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, वाइल केयरिंग फॉर ए पेशेंट of bronchial asthma you identify that the patient respiratory condition has become critically worse when। यानी आप एक ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट की केयर कर रहे हैं, आपको कब पता चलेगा या आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट्स की जो रेस्पिरेटरी कंडीशन है वो क्रिटिकली वर्स होती जा रही है, यानी उसकी जो रेस्पिरेटरी कंडीशन है वो बढ़ती जा रही है। ऑप्शन दिए गए, देयर इज एन इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ व्हीजिंग, या there is a decrease in breath sound all over the chest, crepitation and wheezing are both present. The patient says I am feeling more breathless than when I come to hospital। तो फ्रेंड्स, जब पेशेंट्स की अस्थमा पेशेंट्स की व्हीजिंग की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही हो, इसका मतलब उसकी जो कंडीशन है वो वर्स होती जा रही है, क्रिटिकली वर्स होती जा रही है। ऑप्शन ए दिया गया है, देयर इज एन इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ व्हीजिंग, यानी वहाँ पे उस पेशेंट्स की जो व्हीजिंग है उसकी इंटेंसिटी है वो बढ़ रही है। इसका मतलब पेशेंट्स की रेस्पिरेटरी कंडीशन है ये क्रिटिकली वर्स होती जा रही है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड, यू आर टीचिंग केगल एक्सरसाइज टू ए फीमेल पेशेंट। आप एक फीमेल पेशेंट को केगल एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा रहे हो। हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज एक्सरसाइज इज करेक्ट व्हेन सी स्टेट्स। उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, वो इस एक्सरसाइज के बारे में जब सही होगी तब वो ये बात बोले। ऑप्शन दिए गए हैं, दीज एक्सरसाइज विल रिड्यूस ड्रिबलिंग ऑफ माई यूरिन, दीज एक्सरसाइज विल रिड्यूस द रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आई गेट, दीज एक्सरसाइज आर ट्रीटिंग माई हेमरॉइड्स, दीज एक्सरसाइज विल रिड्यूस फीकल इनकॉन्टिनेंस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कि जो केगल एक्सरसाइज है वो क्यों की जाती है। तो फ्रेंड्स, केगल एक्सरसाइज है वो फीमेल में की जाती है, और जो पेरिनियल मसल्स है, पेरिनियल एरिया की मसल्स है, उनकी स्ट्रेंथन के लिए की जाती है। तो अगर पेशेंट ये कहे कि दीज एक्सरसाइज विल रिड्यूस ड्रिबलिंग माई यूरिन, इसका मतलब वो इस एक्सरसाइज के बारे में समझ रही है। ऑप्शन ए इज राइट, क्योंकि जो पेरिनियल मसल्स है वो अगर स्ट्रेंथ होगी तो अगर उस पेशेंट की जो कंडीशन थी पहले, उस पेशेंट में अगर उसके यूरिन है वो ड्रिबलिंग यानी बूंद बूंद टपक रहा था, तो उसको अगर वो कम कर देता है, पेरिनियल मसल्स स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो ये बात अगर वो बोलती है, इसका मतलब वो केगल एक्सरसाइज को समझती है। दीज एक्सरसाइज विल रिड्यूस ड्रिबलिंग ऑफ माई यूरिन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द मास्ट गारमेंट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। जो मास्ट गारमेंट है वो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहली बात, मास्ट गारमेंट क्या है। मास्ट गारमेंट की फुल फॉर्म ले देते हैं, मिलिट्री एंटी शॉक ट्राउजर। मास्ट की मतलब फुल फॉर्म है मिलिट्री एंटी शॉक ट्राउजर, यानी ये मिलिट्री में यूज किया जाने वाला एक टाइप का ट्राउजर है, जो कि जब कोई मिलिट्री का सोल्जर है वो शॉक में चला जाता है और वहाँ पे जब कोई हॉस्पिटल की सुविधा अवेलेबल नहीं होती है, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो ये गारमेंट है, ये ट्राउजर है, उसको दिया जाता है। तो इसमें यही पूछा गया है कि जो मास्ट है यानी मिलिट्री एंटी शॉक ट्राउजर है वो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो किया जाता है हेमरेजिक शॉक में यूज़ किया जाता है, हेमरेजिक शॉक के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन एब्डोमिनल इंसिजन फॉर गॉल ब्लैडर सर्जरी इज। गॉल ब्लैडर सर्जरी के लिए कॉमन एब्डोमिनल इंसिजर कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स, जो गॉल ब्लैडर की सर्जरी है उसके लिए जो कॉमन एब्डोमिनल इंसिजर होता है वो होता है कोचर्स इंसिजन। ऑप्शन बी इज राइट। कोचर्स फोर्सेप्स होती है, वैसे ही कोचर्स इंसिजन होता है, जो कि मेक बर्नी पॉइंट पे ये इंसिजन है वो लगाया जाता है। गॉल ब्लैडर सर्जरी के लिए जो कॉमन एब्डोमेन इंसिजन है वो होता है कोचर्स इंसिजन, आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर असेसिंग ए पेशेंट ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस फॉर कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैरालाइटिक इलियस, द की सिम्टम इंक्लूडिंग दिस कॉम्प्लिकेशन इज। यानी आप किसी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की
एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के पेशेंट को असेस कर रहे हैं और उसमें पैरालाइटिक इलियस का कॉम्प्लिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ के लिए असेस कर रहे हैं। तो क्या की सिम्टम्स है आपको ये इंडिकेट करेगा कि पैरालाइटिक इलियस है वो हो रहा है इसी पेशेंट में। ऑप्शन दिए गए रिकरेंट वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, इनएबिलिटी टू पास फ्लेटस या फिर वाटरी डायरिया। तो फ्रेंड्स अगर एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के पेशेंट में इनएबिलिटी टू पास फ्लेटस यानी उसकी जो गैस है वो पास नहीं हो रही है, फ्लेटस पास नहीं हो रही है, इसका मतलब उसमें पैरालाइटिक इलियस हो सकता है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन जनरल एनेस्थीसिया द स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट एंड ड्रीम इज। जनरल एनेस्थीसिया में जो एक्साइटमेंट और ड्रीम की स्टेज होती है वो कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स ये स्टेज होती है स्टेज सेकंड। आपको याद रख लेना है, ये स्टेज होती है स्टेज सेकंड, जिसमें पेशेंट को एनेस्थीसिया देने के बाद में एक्साइटमेंट होता है और ड्रीम्स आते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइज ऑफ हपिंग इज यूज्ड प्राइमरीली टू हेल्प द पेशेंट। पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइज यानी ऑपरेशन के बाद में की जाने वाली एक्सरसाइज है कौन सी? हपिंग। किसके लिए यूज की जाती है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हपिंग क्या होता है। हपिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स अपने फेफड़ों में से जब अपने एक्सपिरेशन करते हैं, हवा बाहर निकालते हैं, तो उस हवा को जोर से बाहर निकालना, एक प्रेशर लगा के बाहर निकालना है, वो हपिंग कहलाता है। तो हपिंग है वो पोस्ट ऑपरेटिवली किसके लिए यूज की जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं मेक ऑक्सीजन रीच द एल्वेलाई, स्ट्रेंथन द चेस्ट मसल, रिड्यूस लंग कोलेप्स या फिर लूजन द चेस्ट सिक्रेशन। तो फ्रेंड्स जो हपिंग एक्सरसाइज है पोस्ट ऑपरेटिवली यूज की जाती है लूजन द चेस्ट सिक्रेशन, यानी जो चेस्ट में कोई सिक्रेशंस बन गए हैं पेशेंट की पड़े पड़े रहने से, तो उनको लूज करने के लिए हपिंग है वो यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल ड्रेसिंग द एब्डोमिनल वाउंड ऑन 5th ऑपरेटिव डे, यानी ऑपरेशन के 5 दिन बाद में आप एब्डोमिनल ड्रेसिंग कर रहे हैं, यू ऑब्जर्व दैट सम इंटेस्टाइनल लूप्स आर प्रोड्यूसिंग आउटसाइड, दिस इज कॉल्ड। तब आपको पता चलता है कि जो एब्डोमिनल इंसिजन है उसमें से इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स और लूप्स है वो बाहर निकल गए हैं, तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? परफोरेशन, वाउंड डेहिसेशन या फिर एविसरेशन या फिर इंटेस्टाइनल हर्निया। तो फ्रेंड्स अगर कोई एब्डोमिनल वुंड है उसकी आप ड्रेसिंग कर रहे हैं, पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेसिंग कर रहे हैं, और तब आपको पता चलता है कि कुछ इंटेस्टाइन के जो पार्ट है वो बाहर आ गए हैं, तो ये सिचुएशन कहलाएगी एविसरेशन। ऑप्शन सी इज राइट। और डेहिसेंस क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी में दिया गया वाउंड डेहिसेंस। वाउंड डेहिसेंस का मतलब है कि जो वुंड है या जो एब्डोमिनल जो इंसिजन लगाया हुआ है वो खुल गया है और जो इंटेस्टाइन के जो लूप्स और इंटेस्टाइनल पार्ट्स है वो दिख रहे हैं, जबकि वुंड से बाहर नहीं आए हैं, इंसिजन से बाहर नहीं आए हैं, तो वो वुंड डेहिसेंस कहलाएगा। और अगर वुंड या किसी इंसिजन से एब्डोमिनल जो पार्ट है इंटेस्टाइन के जो लूप्स है वो अगर बाहर निकल गए हैं तो वो कंडीशन कहलाएगी एविसरेशंस। और यहाँ पे अपने को यही दिखाई दे रहा है कि सम इंटेस्टाइन लूप्स आर प्रोड्यूसिंग आउटसाइड, इंटेस्टाइन के कुछ लूप्स है वो बाहर आ गए हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हाई फ्रीक्वेंसी चेस्ट वॉल ऑसिलेशन वेस्ट इज यूज्ड फॉर। HFCWO हाई फ्रीक्वेंसी चेस्ट वॉल ऑसिलेशन है वो किसके लिए यूज किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है लूजिंग थिक चेस्ट सिक्रेशंस, जो चेस्ट में थिक सिक्रेशन हो गए हैं उनको लूज करने के लिए है वो हाई फ्रीक्वेंसी चेस्ट वॉल ऑसिलेशन वेस्ट है वो यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ए पेशेंट हैज ए प्रेशर अल्सर इन विच सबक्यूटेनियस फैट इज विजिबल। एक पेशेंट है उसमें प्रेशर अल्सर हो गया और सबक्यूटेनियस फैट है वो दिखाई दे रही है, बट बोन टेंडन और मसल्स इज नॉट एक्सपोर्ट और विजिबल, दिस इज ए।
ये कौन से स्टेज का प्रेशर अल्सर है। यानी प्रेशर अल्सर है उसमें सबक्यूटेनियस जो फैट है वो दिखाई दे रही है, लेकिन बोन टेंडन मसल्स है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये किस स्टेज का प्रेशर अल्सर है। तो फ्रेंड्स जो प्रेशर अल्सर होते हैं वो 4 स्टेज के होते हैं, और ये जो प्रेशर अल्सर है वो है 3rd स्टेज का। ऑप्शन बी इज राइट। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में क्या क्या होता है वो सारा आपको एक डायग्राम के द्वारा समझा देता हूँ। फ्रेंड्स डेकुबिटस अल्सर या प्रेशर अल्सर की 4 स्टेज होती है। स्टेज फर्स्ट को जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, स्किन इज अनब्रोकन बट इन्फ्लाम्ड, यानी स्टेज फर्स्ट में स्किन होती है वो टूटती नहीं है, लेकिन वहाँ से इन्फ्लाम्ड हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, रेड हो जाती है। इसका मतलब प्रेशर अल्सर की शुरुआत है वो हो गई है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, स्किन इज ब्रोकन टू एपिडर्मिस और डर्मिस, यानी जो स्किन की डर्मिस और एपिडर्मिस लेयर होती है, ऊपरी लेयर्स होती है, वो टूट जाती है और वो टूटी हुई साफ दिखाई देती है। तो ये प्रेशर अल्सर स्टेज सेकंड होती है। स्टेज थर्ड होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, अल्सर एक्सटेंड टू सबक्यूटेनियस फैट लेयर। अब जो अल्सर है जो कि सबक्यूटेनियस फैट लेयर तक जा चुका है, तो वो क्या कहलाएगी, स्टेज थर्ड हो जाएगी। स्टेज 4 में क्या होगा, अल्सर एक्सटेंड टू मसल्स और बोन। अब जो अल्सर है वो नीचे मसल्स और बोन तक है, वो अंदर तक चला जाएगा। तो ये है वो स्टेज 4 हो जाएगी। तो प्रेशर अल्सर या डेकुबिटस अल्सर की 4 स्टेज हो गया। फ्रेंड्स आपको वापस रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट में स्किन इन्फ्लाम्ड हो जाएगी, टूटती नहीं है, अनब्रोकन रहती है। सेकंड में स्किन जो एपिडर्मिस और डर्मिस है वो टूट जाती है, स्किन की ऊपरी लेयर। थर्ड स्टेज में टूट कर एपिडर्मिस और डर्मिस है वो सबक्यूटेनियस फैट तक पहुंच जाती है। और स्टेज 4 में जो अल्सर है वो बोन और मसल्स तक पहुंच जाता है। ये डेकुबिटस या प्रेशर अल्सर की बात होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पेशेंट विद perforated duodenal ulcer which of the following you would expect to observe as the primary initial symptom। यानी एक perforated duodenal ulcer के पेशेंट्स का आप असेसमेंट कर रहे हैं, तो आपको उसके ऑब्जर्वेशन पे प्राइमरी इनिशियल सिम्टम है वो परफोरेटेड ड्यूडेनल अल्सर का क्या मिलेगा। तो फ्रेंड्स फीवर, पेन, डिजीनेस, वॉमिटिंग में से जो प्राइमरी इनिशियल सिम्टम होता है परफोरेटेड ड्यूडेनल अल्सर का वो होता है पेन। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन इज कोज्ड बाय। तो ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन है, सबसे पहली बात ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है और ये है वो प्रोटोजोआ से होने वाला इन्फेक्शन होता है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, कुसुमल ब्रीथिंग इज। कुसुमल ब्रीथिंग क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात कि कुसुमल ब्रीथिंग है वो किन कंडीशन में होती है। तो कुसुमल ब्रीथिंग है वो एसिडोसिस की कंडीशन में होती है। जैसे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में पेशेंट है वो कुसुमल ब्रीथिंग करता है। अब कुसुमल ब्रीथिंग में मोटा मोटी होता क्या है, मोटा मोटी कुसुमल ब्रीथिंग में जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी बढ़ जाती है और जो रेस्पिरेशन की डेप्थ है वो भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी दिया गया है, इंक्रीज्ड रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड कुसुमल ब्रीथिंग। यानी ऑप्शन डी इज राइट। इंक्रीज्ड रेट यानी ब्रीथिंग की रेट भी बढ़ गई है और ब्रीथिंग की डेप्थ भी बढ़ गई है, तो ये कुसुमल ब्रीथिंग कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट मेथड यूज टू असेस द टेम्परेचर ऑफ एन अलर्ट पेशेंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद डिहाइड्रेशन सेकेंडरी टू वॉमिटिंग एंड डायरिया। यानी एक पेशेंट है डिहाइड्रेशन का जो कि सेकेंडरी वॉमिटिंग और डायरिया कर रहा है, तो उसमें आप टेम्परेचर किस तरह से लेओगे, ओरल, एक्सिलरी, हीट सेंसिटिव या फिर रेडियल। तो फ्रेंड्स ऐसा पेशेंट जिसमें डायरिया एंड वॉमिटिंग हो रही है तो उसको ओरल और रेक्टम से टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं, और रेडियल और हीट सेंसिटिव है ये रिलायबल नहीं है। तो इस टाइप के पेशेंट में अपने ऑक्सिलरी टेम्परेचर लेंगे, एक्जिला से टेम्परेचर लेंगे। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। हिस्टोलॉजी किसकी स्टडी है, तो हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल बर्नर टेस्ट इज यूज टू डायग्नोसिस। पोल बर्नर टेस्ट है वो किसके डायग्नोस के लिए यूज किया जाता है, साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन, हर्पेस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन या फिर इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस या फिर सीएस सर्विक्स। तो फ्रेंड्स जो पोल बर्नर टेस्ट है ये यूज किया जाता है इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस को डायग्नोस करने के लिए। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है,
ब्लैंक दिया गया है, इज ए परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो ट्यूबेक्टोमी इज ए परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, वेगस इज विच क्रेनियल नर्व। वेगस है वो कौन सी क्रेनियल नर्व है, तो वेगस है वो 10th क्रेनियल नर्व होती है, ऑप्शन ए इज राइट। वेगस जो क्रेनियल नर्व है इसको न्यूमोगेस्ट्रिक नर्व भी कहा जाता है, न्यूमोगेस्ट्रिक क्रेनियल नर्व भी कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये हार्ट, लंग्स और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल करती है। तो ये वेगस नर्व की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरफेरेंस आर। इंटरफेरेंस है तो इंटरफेरेंस क्या है, एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं, ऑप्शन बी इज राइट। इंटरफेरेंस आर एंटीवायरल प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, ए नेचुरल बॉडी डिफेंस दैट प्लेज एन एक्टिव रोल इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। यानी नेचुरल बॉडी डिफेंस जो कि इन्फेक्शन को रोकने के लिए एक्टिव रोल अदा करता है, वो क्या है, योनिंग बॉडी है, रिपेयर, रैपिड आई मूवमेंट या फिर हिपिंग। तो फ्रेंड्स जो बॉडी हेयर्स है ये नेचुरल डिफेंस बॉडी सिस्टम है, नेचुरल बॉडी डिफेंस सिस्टम है, और ये अपनी बॉडी में इन्फेक्शन को रोकने के लिए एक्टिव रोल है वो अदा करते हैं बॉडी हेयर्स, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपेयर ऑफ टिम्फेनिक मेम्ब्रेन इज। टिम्फेनिक मेम्ब्रेन के रिपेयर को क्या कहेंगे, टिम्फेनोप्लास्टी या फिर मेरिंजोप्लास्टी या फिर मेरिंगोटोमी या फिर सेप्टोप्लास्टी। तो फ्रेंड्स रिपेयर ऑफ टिम्फेनोप्लास्टी कहलाएगा मेरिंजोप्लास्टी, ऑप्शन बी इज राइट। मेरिंजोप्लास्टी है वो रिपेयर ऑफ टिम्फेनोप्लास्टी कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको टिम्फेनोप्लास्टी से कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, क्योंकि टिम्फेनोप्लास्टी में क्या होता है, टिम्फेनोप्लास्टी में टिम्फेनिक मेम्ब्रेन प्लस जो मिडिल ईयर्स की स्मॉल बोन होती है जिनको ओसिकल्स कहा जाता है, उनका अगर रिपेयरमेंट किया जाएगा, यानी टिम्फेनिक मेम्ब्रेन प्लस मिडिल एयर की ओसिकल्स का अगर रिपेयरमेंट किया जाए तो वो कहलाएगी टिम्फेनोप्लास्टी। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया है कि रिपेयर ऑफ टिम्फेनिक मेम्ब्रेन, तो ये कहलाएगा मेरिंजोप्लास्टी। आपको कंफ्यूज नहीं होता है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरियर आर नॉट फाउंड इन। कैरियर किस बीमारी में नहीं पाए जाते हैं, टाइफाइड, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी में कैरियर पाए जाते हैं, वूपिंग कफ में कैरियर नहीं पाया जाता है। तो कैरियर आर नॉट फाउंड इन वूपिंग कफ, ऑप्शन सी इज राइट। तो फ्रेंड्स ये हो गया आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, तथा पास में जो घंटी का निशान आ रहा है उसको भी दबा लो। थैंक यू फ्रेंड्स।